हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और वीडियो लेकर के। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। ठीक है, विल critically analyze the business and the business model of this company. So I request all of you to watch it till end. This is going to be a very interesting video. So without making any further delay, let's deep dive into the topic. So hi everyone, my name is Utkarsh and I welcome you all to the Equity Insights. तो ओला इलेक्ट्रिक का क्रिटिकल बिजनेस एनालिसिस करेंगे हम, इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ इंडियाज लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर, exploring its ambitious vision, operational realities, and the challenges facing this disruptive market player in the rapidly evolving EV landscape. ठीक है जी, तो थोड़ा सा कंपनी प्रोफाइल देखना यार। फाउंडेड इन 2017, ठीक है, ऑलमोस्ट 30% का मार्केट शेयर एंड 2024 में इसका आईपीओ भी आ गया था। ठीक है, इट इज अ लिस्टेड कंपनी इन स्टॉक मार्केट। सो 2017 में मिस्टर भावेश अग्रवाल को एक विचार आता है कि यार ईवी सेक्टर में कुछ किया जाए। भावेश अग्रवाल ये वही शख्स हैं जिन्होंने ओला कैब्स की भी स्थापना करी थी। ओला कैब्स का भी शुरुआत इन्होंने ही करा था। ठीक है, तो 2017 में इन्होंने अपना ओला इलेक्ट्रिक स्टार्ट किया विद अ विजन ऑफ, ठीक है, विजन क्या था इनका? विजन था टेस्ला इज फॉर वेस्ट एंड ओला इज फॉर रेस्ट। ठीक है, तो इस विजन के साथ इन्होंने स्टार्ट करा था कंपनी को। और डिस्पाइट अचीविंग डोमिनेंट मार्केट शेयर पोजीशन विद अप्रॉक्सीमेटली 27 to 30% इन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट, द कंपनी फेसेस माउंटिंग स्क्रूटनी ओवर क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ देखना ध्यान से, क्वालिटी कंट्रोल, कस्टमर सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये तीन मेजर चैलेंजेस थे। ठीक है, एक तो क्वालिटी कंट्रोल में दिक्कत थी, इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विस वाज आल्सो नॉट गुड। ठीक है, एंड यूनिट इकोनॉमिक्स इनका ठीक नहीं था, जिसकी वजह से ये आज तक इवन टिल टुडे दिस ओला इलेक्ट्रिक कंपनी इज नॉट प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इनका बिजनेस मॉडल देखना, तो मेजरली देयर आर थ्री revenue sources. Number one is vehicle sales and charging infrastructure and technology platform. So this one, number one is vehicle sales. तो ये इनका प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स है। ठीक है, एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इज वेरी न्यू एंड that is why they are completely dependent on their first source of revenue which is vehicle sales. ठीक है, आप देखना यहाँ पे जरा ध्यान से, Ola's integrated approach combines hardware manufacturing with software development and infrastructure deployment. However, the company remains heavily dependent on vehicle sales, with charging and software revenue still in nascent stage, raising questions about diversification and long-term margin sustainability. अब ये nascent stage का क्या मतलब होता है? nascent stage का मतलब यही होता है कि in a वेरी अर्ली स्टेज। ठीक है, या फिर इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हो एट द बिगनिंग, एट द बिगनिंग। ठीक है, तो क्योंकि ये जो दोनों सोर्स ऑफ रेवेन्यू है विच इज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, दीज आर वेरी न्यू। ठीक है, तो दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन व्हीकल सेल्स। दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डाइवर्सिफिकेशन एंड लॉन्ग टर्म मार्जिन सस्टेनेबिलिटी कैसे बनेगी। ठीक है, आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा या फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यूज देखने पड़ेंगे। तो वही बात यहाँ पर हो रही है। तो ये हमने देख लिया इनका रेवेन्यू मॉडल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस। ओके, अब देखना जरा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी एंड प्रोडक्शन चैलेंजेस। तो इन्होंने एक अपने कॉन कॉल में बोला था फ्यूचर फैक्ट्री विजन, फ्यूचर फैक्ट्री विजन, ओला का फ्यूचर फैक्ट्री विजन। एवरीवेयर हर जगह यही बात सुनने को मिल रही थी, फ्यूचर फैक्ट्री विजन। ठीक है, तो इनका फ्लैगशिप फ्यूचर फैक्ट्री इन तमिलनाडु
represent one of the world's largest electric two-wheeler manufacturing facilities with ambitious capacity targets of 10 million units annually. इन्होंने बोला जी हम तो 10 मिलियन यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है, एनुअली अपने इस फ्यूचर फैक्ट्री में। बोल दिया 10 मिलियन यूनिट्स बनाने के लिए। अब यार बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गया इससे, इन्वेस्टर्स में भी बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यार ये कुछ तो अलग कर रहा है, डिफरेंट कर रहा है, ठीक है। द फैसिलिटी एम्प्लॉयज कटिंग एज ऑटोमेशन एंड एम्स फॉर सिग्निफिकेंट वीमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। यहाँ पे इन्होंने और दिल जीत ली भावेश अग्रवाल भैया ने, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट का भी नारा लगा दिया खूब सारा, ठीक है। अब देखते हैं इश्यूज क्या थे, ठीक है। क्रिटिकल प्रोडक्शन इश्यूज देखो, सिग्निफिकेंट क्वालिटी कंट्रोल गैप लीडिंग टू कस्टमर कंप्लेंट्स। भर भर के कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई कि इस फैक्ट्री में जो भी स्कूटर्स बने वो जब बाहर निकले तो उनमें कस्टमर्स ने फेस करा क्वालिटी इशू, ठीक है। क्वालिटी नहीं थी, कहीं उसका आगे का टायर ही निकल जा रहा था अपने आप से, और भर भर के कंप्लेंट्स आने लग गई कस्टमर की, ठीक है। लोग इनके शोरूम के सामने जाके अपने ओला, आपने देखा होगा रील सोशल मीडिया पे कि वहाँ पे एक बंदा जाता है ओला इलेक्ट्रिक के शोरूम के सामने और अपने स्कूटी में आग लगा देता है, ठीक है। इस टाइप के रील्स आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे, तो भर भर के कंप्लेंट्स आना शुरू हो गया। दूसरा, सप्लाई चेन डिसरप्शन अफेक्टिंग डिलीवरी टाइमलाइंस, ठीक है। तो गैप आ गया कि आपने कमिट क्या करा था और आप डिलीवरी क्या कब कर रहे हो, ठीक है। क्या डेट आपने कमिट करी थी, तो ब्रीच आने लगा, डेट्स में ब्रीच होने लग गया, ये एक इशू था। इसका मतलब ये था कि प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा था टाइमली, ठीक है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फार बिलो अनाउंस्ड। यार इन्होंने आज तक इवन टिल टुडे अपने ये जो इनका ये वाला प्लांट है, ठीक है, फ्यूचर फैक्ट्री है जो इनकी, इसका 35% ही यूटिलाइज कर पाया इन्होंने। 35% ही यूटिलाइजेशन किया है अभी तक, ठीक है। कंपनी को पूरा स्पेस ही नहीं यूज़ कर पाया, पूरे रिसोर्सेज ही नहीं यूज़ कर पाया कंपनी के इवन टिल टुडे, ठीक है। तो प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा टाइमली, और उसके हिसाब से आपने कमिटमेंट दे रखा है तो फिर वो आप डिलीवरी नहीं कर पाओगे। तो दैट इज़ वाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फार बिलो अनाउंस पोटेंशियल। अब इसके बाद बैटरी सेल डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट डिस्पाइट लोकलाइजेशन गोल, ये एक और इशू था यहाँ पे, ठीक है, जो लोगों ने फेस करा और कंपनी ने अल्टीमेटली फेस करा उस चीज़ को। आगे देखना थोड़ा सा मार्केट परफॉर्मेंस एंड कंपटीशन एनालिसिस। अब देखो भाई 2020-21 में मार्केट एंट्री एंड रैपिड ग्रोथ फेज था कंपनी का, मार्केट में एंटर कर दी थी कंपनी, ठीक है। कैप्चरिंग अर्ली अडॉप्टर सेगमेंट विद एग्रेसिव प्राइसिंग, प्राइसिंग भी बहुत बढ़िया था इनका, ठीक है। इसके अलावा एग्रेसिव मार्केटिंग था, तो जिससे ये लोग रैपिडली ग्रोथ कर रहे थे। एंड इन 2023 मार्केट लीडरशिप अचीव्ड बट कस्टमर कंप्लेंट सर्च, सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रगल्स टू कीप पेस। तो 2023 आने तक इन्होंने मार्केट में अच्छा खासा अपना पैर तो जमा लिया, बट फिर क्या हुआ कि कस्टमर के कंप्लेंट्स आने शुरू हो गए क्योंकि इन्होंने ध्यान नहीं दिया क्वालिटी पे, ठीक है। इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विस पे, यार देखो एज अ कंपनी आप एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, तो आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको इंश्योर करना चाहिए, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ योर ड्यूटी कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है। उसको टेस्टिंग करके दो ना, पहले ही टेस्ट करो, टेस्ट करके दो, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा भले आपने कितना भी टेस्ट कर लिया है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, यू मस्ट हैव प्रोवाइड यू नो आफ्टर सेल्स सर्विस सेंटर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आफ्टर सेल्स सर्विस सेंटर आपको देना पड़ेगा यार, ठीक है। इन्होंने एक बनाया है अपना नेशन वाइड एक्सपीरियंस सेंटर। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ माई पर्सनल थॉट प्रोसेस कि एक्सपीरियंस सेंटर के बजाय इनको एक बढ़िया आफ्टर सेल सर्विस सेंटर बनाना चाहिए था कि अगर किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो वो ईजिली जा करके वहाँ पे चीज़ों को अपने शॉर्ट आउट कर सके, ठीक है। बट इन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ इनके लिए बाद में जा कर के। अब देखना 2024 में आईपीओ आया इनका, ठीक है, और 2025 में डिफेंडिंग मार्केट शेयर अगेंस्ट एथर। एथर पुरानी कंपनी है, टीवीएस, बजाज, ये सारे भी पुराने प्लेयर्स हैं मार्केट में,
ठीक है, एड्रेसिंग ऑपरेशनल चैलेंजेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर। एथर 2013 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बाकी सब तो पुराने कंपनी है, आपको पता ही है। यहाँ पे आप देखो, हीरो है, टीवीएस है, इसके अलावा बजाज है। ठीक है, ये सारे पुराने कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना जरा इनका फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न। तो कैश बर्न प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न, ओला इलेक्ट्रिक continues to operate at significant losses, burning through cash reserves while investing heavily in manufacturing expansion, research and development, and charging infrastructure. The company raised substantial capital through its IPO, but questions remain about the path to sustained profitability. हर जगह आप देखो, ये इसी एक चीज के बारे में बात हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, कि भाई सारी चीजें तो ठीक है, सब कुछ तो हो रहा है, सब बढ़िया है, चंगा सी, बट प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है? और अगर नहीं है तो उसके लिए प्लानिंग क्या है? यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे ठीक होगा? ठीक है, एक्सपेंसेस को आप कैसे कंट्रोल करोगे? मार्जिन्स को आप कैसे इंक्रीज करोगे? अब इन्वेस्टर पूछ रहे हैं ये सारे सवाल, अब भाई के पास कोई जवाब ही नहीं है। ये सारी चीज़ें कैसे ठीक होंगी, हम देखेंगे आगे। ठीक है, अभी आगे आगे अपकमिंग स्लाइड्स में विल टॉक अबाउट इट, विल डिस्कस कि कैसे प्रॉफिटेबल बनेगी कंपनी, किन किन चीज़ों पे इनको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। और देखो क्या चैलेंजेस हैं इनके पास, ऑपरेशनल चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजिक मिस स्टेप। ठीक है, सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, इनसफिशिएंट सर्विस सेंटर एंड spare parts availability, leading to prolonged customer wait times, social media backlash highlighting poor after sales support, eroding brand reputation and customer trust significantly। वही जो मैंने बात बताई आपको, सोशल मीडिया की बात आ गई ना यहाँ पे, जो मैंने आपको बोला था कि आपने रील्स वगैरह में देखा होगा, जहाँ पे लोग इनके शोरूम के सामने जा करके अपनी बाइक को ही आग लगा दिया था। ठीक है, एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। क्यों? क्योंकि उसको आफ्टर सेल सर्विस ही नहीं था, कोई सपोर्ट ही नहीं था, कोई कस्टमर सपोर्ट ही नहीं था। ठीक है, जिससे ब्रांड की इमेज पे बहुत ज़्यादा डेंट आया। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल का इशू था ही। ठीक है, एग्रेसिव एक्सपांसन, प्रायोरिटाइजिंग मार्केट शेयर ओवर सस्टेनेबल ऑपरेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ओवर एम्बिशियस प्रोडक्शन टारगेट्स एंड कैपेसिटी अनाउंसमेंट, क्रिएटिंग क्रेडिबिलिटी कंसर्न एमंग इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्री एनालिस्ट। देखना जरा ध्यान से क्या कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। इनका ये मानना था कि यार मार्केट शेयर कैप्चर करो। ठीक है, मार्केट शेयर कैप्चर करो, प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी तो बेकार की बातें हैं, हम नहीं मानते प्रॉफिटेबिलिटी में, हम मानते हैं, हम भरोसा रखते हैं मार्केट शेयर में। अगर किसी को इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, E2W बोलते हैं इसको, देखना जरा यहाँ ध्यान से, E2W, अगर किसी को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चलानी है तो वो चलाएगा ओला इलेक्ट्रिक। इसी पे इनका फोकस था, इसी को आप अल्टीमेटली बोल सकते हो मार्केट शेयर पे फोकस। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इनको समझ में नहीं आती थी, इन्होंने बोला कि यार ये बेकार बकवास वाली बातें हैं, प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबल तो कंपनी हो ही जाएगी एक बार अगर हम मार्केट शेयर अच्छा खासा गेन कर लिया तो, जो कि इनकी बहुत बड़ी भूल थी। इनको मेक श्योर करना चाहिए था कि पहले हम, कोई भी बिजनेस आपने सुना होगा कि स्टार्ट स्मॉल, टॉप क्लास प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, यूनिट इकोनॉमिक्स को जब आप पहला प्रोडक्ट अपना सेल करो, फर्स्ट प्रोडक्ट, तभी से ठीक करके चलो। आपका जब पहला बाइक बिका तभी आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए थे उस फर्स्ट बाइक पे। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि आप एक ई-कॉमर्स कंपनी हो जहाँ पे टाइम लगता है कस्टमर एक्वायर करने में। बट अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हो और अगर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, हार्डकोर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, तो यू शुड फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड यू शुड फोकस ऑन योर यूनिट इकोनॉमिक्स फ्रॉम द वेरी वेरी बिगनिंग। करेक्ट?
एंड सप्लाई चेन वर्नेबिलिटी, ठीक है, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड बैटरी सेल्स एंड सेमीकंडक्टर्स कंपोनेंट्स, geopolitical tensions and global supply disruptions exposing strategic weakness in vertical integration goals। तो क्योंकि इनकी खुद की बैटरी तो है नहीं, ठीक है, इंपोर्टेड बैटरीज हुआ करती थी, तो ये डिपेंडेंट थे बाहर। और जियो पॉलिटिक्स का आपको पता ही है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है हमेशा, तो जिसके चलते सप्लाई चेन डिसरप्ट होता था अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। आगे देखना जरा अब फ्यूचर आउटलुक, क्या ऐसा काम करे ओला इलेक्ट्रिक कि ठीक हो जाए थोड़ा सा हालत। तो देखा, पाथ टू सस्टेनेबल सक्सेस, ओला इलेक्ट्रिक स्टैंड एट अ क्रिटिकल जंक्चर। While the company has achieved remarkable scale and market penetration, long-term success requires fundamental operational improvement and strategic recalibration। ठीक है, क्या बोल रहा है, कहने का क्या मतलब है कि भाई स्थिति बहुत खराब है, ठीक है, मार्केट शेयर तो अचीव कर लिया है फिर भी ठीक ठाक, स्केल भी कर लिया है, बट अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो इनको अपना ऑपरेशनल एक्टिविटी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या क्या उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं ये लोग, देखते हैं। क्वालिटी फर्स्ट, प्रायोरिटाइज मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस एंड रिगरस टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स। एक स्कूटर अगर आपने बनाया है तो उसकी पूरी फुल टेस्टिंग करो, फुल टेस्टिंग बिफोर यू इवन लॉन्च इट फॉर पब्लिक, ठीक है। बार 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 टेस्टिंग करनी चाहिए इनको, क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अच्छे रॉ मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए, अच्छे पार्ट्स यूज़ करने चाहिए, कहने का मतलब ये है। दूसरा, सर्विस रिवोल्यूशन, रैपिडली एक्सपांड एंड इम्प्रूव आफ्टर सेल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। वही जो मैंने बताया, क्योंकि यार देखो ये ना एक ट्रस्ट वाली बात है। अगर कस्टमर ने अगर आपसे ओला स्कूटर खरीद भी लिया, ठीक है, और चलो लेट सपोज उसमें कुछ ना कुछ खराबी आ भी जाती है अगले 2-3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ते या एक महीने में, और वो आपके पास वापस आया और आपने देन एंड देयर उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया या फिर एटलीस्ट एड्रेस करा, ठीक है, कंसिडरेशन में लिया, तो वो कस्टमर इज स्टिल हैप्पी, कस्टमर का अब भी आपके ब्रांड पे ट्रस्ट बना रहेगा, क्योंकि आप उसको पता है कि ठीक है एटलीस्ट ये लोग सुन रहे हैं बात को, ठीक है, और कुछ ना कुछ कर रहे हैं उसके लिए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ था ही नहीं करने को। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि सर्विस सेंटर को आपको अपने आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विस सेंटर को बनाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करना पड़ेगा ऑन ग्राउंड। तो दूसरा काम तो ये करना पड़ेगा इन्हें। तीसरा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फोकस ऑन यूनिट इकोनॉमिक्स एंड पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी ओवर मार्केट शेयर। अब बस बहुत हो गया है यार, कर लिया स्केल, अभी अगर नहीं संभले ना तो फिर चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी ओला इलेक्ट्रिक के लिए। स्टिल इट इज़ नॉट टू लेट, इनको यहाँ से भी अपने यूनिट इकोनॉमिक्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। अननेसेसरी के खर्चे कम करने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस को कट डाउन करना पड़ेगा, तब जाकर के यूनिट इकोनॉमिक्स ठीक होगा और ये कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल की होने की तरफ आगे बढ़ेगी। इसके अलावा सप्लाई चेन सिक्योरिटी, ठीक है, एक्सेलरेट बैटरी सेल लोकलाइजेशन एंड कंपोनेंट सोर्सिंग डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक सप्लायर पे डिपेंडेंट मत रहिए। अगर आपको पता है कि आपको वो चीज़ बाहर से ही लेनी है तो आप मल्टीपल सप्लायर से बातचीत करते रहिए, ताकि आपको बैटरी वाला जो कंपोनेंट है टाइमली मिलता रहे, एंड सो दैट यू विल बी एबल टू डिलीवर योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर ऑन टाइम, ठीक है। स्कूटर्स को आप टाइमली जो आपने कमिटमेंट करा है डिलीवर करते रहोगे। तो यार ये था ओला इलेक्ट्रिक का एक बहुत ही बढ़िया शानदार क्रिटिकल एनालिसिस वीडियो। बिजनेस मॉडल को हमने क्रिटिकली एनालाइज करा, हमने देखा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं कंपनी में, ठीक है, और कैसे इसको ठीक करने के लिए ओला इलेक्ट्रिक क्या क्या चीज़ें कर सकती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक इट, ठीक है, सब्सक्राइब द चैनल एंड do share it with your friend।
ठीक है जी, मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज उत्कर्ष शाइनिंग ऑफ।